हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की टेक्निक्स की। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे काउंसलिंग की जाती है, कैसे की जाती है, वो हम स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहली है केस स्टडी टेक्निक्स। केस स्टडी टेक्निक का जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर केस के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उससे इंसाइट्स बाहर निकालना, उसका क्या पैटर्न है वो समझना। केस स्टडी में रिसर्च का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। रिसर्च मेथड आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कैसे डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, डेटा सही है नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा ही गलत सिलेक्ट करोगे, अगर डेटा सिलेक्ट करने की मेथड रॉन्ग होगी, तो वो केस की जो स्टडी आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कभी भी सही नहीं आएगा। इसलिए रिसर्च मेथड में जब हम एक्सप्लोर करते हैं किसी भी चीज़ को इन डेप्थ में, तो उसके लिए हमको एक सही डेटा की ज़रूरत होती है। इसमें हम किसी भी एक केस को लेते हैं, ठीक है, चाहे तो काउंसलिंग का केस रहता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसकी बहुत समय तक काउंसलिंग की और आपको लगा कि नहीं, इस वाले जो क्लाइंट के साथ आपने काम किया वो थोड़ा अलग था, इससे बहुत कुछ आपको खुद को भी सीखने को मिला, बहुत सारे इससे आउटपुट हैं जो निकाले जा सकते हैं, तो वो पूरी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, वो एक आपका पूरा एक केस हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट चला गया, अब वो प्रोसेस हो गई एक केस, उस पर आप काम करोगे, आप उसके अंदर इन डेप्थ में जाओगे, इन डेप्थ में आप समझने की कोशिश करोगे कि आखिर इससे क्या ऐसे आउटपुट्स हैं जो डिफरेंट हैं, जो एक पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में आप सेम कर सकते हैं, सिचुएशन के बारे में कर सकते हैं, उस केस की क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई हैं वो आप समझ सकते हैं कि क्या है। किसी भी केस स्टडी का गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि उसको डीपली एनालाइज करना और उसको समझना कि उस केस का जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है वो क्या है। मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का क्या मतलब है? जो देखने से तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, टिपिकल है, बट एक्चुअल में उससे क्या निकल कर आ रहा है ना। क्या आउटपुट ऐसा है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो खुद को या लोगों को कि इस केस के बारे में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइडेंटिफाई करना की एलिमेंट को, पैटर्न डिस्कवर करना, और इंसाइट डेवलप करने का क्या मतलब होता है? उससे इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल आप एक साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर हो, ठीक है, आप काउंसलिंग भी करते हो, साइकोथेरेपी भी देते हो। आपके पास में कोई केस आया, कोई डिफ़िकल्ट टाइप का, डिफ़िकल्ट का क्या मतलब है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो इंसान आपके पास आया वो आपसे कई प्रकार की उसने बातें शेयर की, बहुत लंबा आपका कुछ केस चला, छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, तो आप उसको एक केस की तरह ले सकते हो। उससे आप समझ सकते हो कि यार, ये जब पर्सन आया था तो ये बहुत ही डाउन डाउन बातें करता था, डिप्रेस था, एंशियस भी था, इसको ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, है ना। आपने कौन कौन से टेस्ट किए, आपने कैसे कैसे निकाला, वो आप समझ सकते हो, है ना। उस केस से रिलेटेड आप पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उस ह्यूमन के बारे में आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, जो हर सेशंस के आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके, और देखो ये मैं काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। बाकी केस स्टडी मेथड में अगर हम बात करें तो डेटा बहुत सारी जगह से कलेक्ट किया जाता है ना। बहुत सारे केस हम कुछ भी ले सकते हैं, कि जैसे हम वर्ल्ड वाइड कोई सिचुएशन के बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 था, उसके बारे में केस स्टडी कर सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करना, है ना। लेकिन हम अभी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करेंगे। अभी हम देखें कि केस स्टडी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से उसको प्रोसीड किया जाता है। तो सबसे पहला होता है रिसर्च क्वेश्चन, कि ये, अब जैसे कोविड-19 के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चंस क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा कि क्या कोविड-19 ने लोगों को प्रभावित किया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या ये केस स्टडी लायक भी है? मतलब कैसे कोई केस बनता है? मान लो आपको सर्दी बुखार है,
आपने दवाई खाई, ठीक हो गई, ये कोई केस स्टडी होगी? ये कोई केस स्टडी नहीं होगी, है ना, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो हमको कोई भी केस लेने से पहले एक सवाल करना है, एक जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट करना। हाइपोथेसिस क्रिएट करना मतलब एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना, एक प्रॉब्लम प्रिपेयर करना, ठीक है। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट है तो आपने उससे क्या सीखा, आपको एक पूरा केस के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो पहला है। और उसमें कोई स्कोप ऑफ स्टडी है भी कि नहीं है, ये आपको जानना होगा। फिर है डेटा को कलेक्ट करना, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो बहुत सारी चीज़ें। इंटरव्यू भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, उससे क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है। देखो, इन्फॉर्मेशन और डेटा में अंतर होता है। डेटा बहुत कुछ भी हो सकता है। आप पूरी एक किताब उठा लो, वो भी पूरा एक डेटा है। लेकिन आपको अगर कोई ज़रूरी पर्टिकुलर उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो एक अलग बात है। यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक, इंस्टा, ये सब में डेटा है। मतलब आपके पास जो कुछ भी है वो एक डेटा है, लेकिन वो सब जानकारी नहीं है ना। तो वो जानकारी क्या होती है, जो हमें काम की रहती है। जैसे न्यूज़ हो गया, है ना। न्यूज़ क्या होता है, लॉट ऑफ डेटा में हमको न्यूज़ एक जानकारी के तौर पे मिलता है, जो हमें काम में रहता है, काम का रहता है। उसके बाद हमने इंसाइट्स निकाल लिए, पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट फाइंडिंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आउटलाइनिंग द मैथडोलॉजी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। हमको जो रिज़ल्ट मिला है जो एनालिसिस के बाद, अब उसको हम इंटरप्रिटेट करेंगे कि हमारा आखिर रिज़ल्ट क्या है, आउटपुट क्या है ना। तो ये चीज़ें ये जो है ये की स्टेप्स है। मतलब पहला रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करना, उसके बाद डेटा को गैदर करना, उसके बाद डेटा को एनालाइज करना, और उसके बाद लास्ट में क्या है, इंटरप्रिटेशन करना। अभी हम देखेंगे क्रिटिकल इवोल्यूशन मेथड्स क्या होती हैं केस स्टडी की, है ना। तो पहला तो होता है जो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। जैसे अभी हमने बात की कि कुछ भी डेटा आप नहीं उठा सकते हैं, राइट। डेटा जिस वैलिड होना चाहिए और वैलिडिटी उसकी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आप जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बताओ अभी 2025 चल रहा है, आप 2001 की जनसंख्या गणना का डेटा लेकर आप बैठे हो अगर, तो उससे क्या होगा, वो डेटा तो रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। बढ़ने में, घटने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपको जो रीसेंट डेटा है उसके बारे में स्टडी करनी होगी, केस स्टडी में उस डेटा का उपयोग करना रहेगा। यानी डेटा वैलिड होना चाहिए, ठीक है, नॉन वैलिड नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड वाला। रिलायबल यानी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब उस डेटा पे विश्वास किया जा सके, ऐसा डेटा होना चाहिए। फिर उसकी ऑब्जेक्टिबिलिटी और बायस ऑफ रिसर्चर। देखो, बायस होने का क्या मतलब रहता है, जैसे मान लो आप एक ह्यूमन बीइंग हो, हर ह्यूमन बीइंग में बायसनेस आ जाती है किसी से प्रभावित होकर। मान लो आपको एक जज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप एक जज हो और आपको जीत हार का डिसीज़न देना है, और सामने मान लो आपका कोई रिश्तेदार है या भाई बहन हो गया मान लो, और एक कोई दूसरा इंसान है। तो आप बायस हो के अगर आप अपने भाई बहन के पक्ष में डिसीज़न दोगे, ठीक है, और तो इसको क्या बोलेंगे कि बायस होना। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित होकर कर रहे हो तो वो गलत है। तो आपको प्रभावित नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉन बायस रहना है। उसके बाद में कंसीडर द जनरेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द अदर केसेस। मतलब अगर आपने एक केस उस तरह का सॉल्व कर लिया है तो वो जनरलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और पे नहीं है। अब जैसे सिर दर्द के लिए या बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, तो ऐसा नहीं है ना कि पैरासीटामोल एक पर्सन को दी जाती है। केस स्टडी की गई होगी इस पर, बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट किया होगा, उसके बाद देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पैरासीटामोल देने से उनके सिर दर्द पे, बुखार पे, है ना, इस पे आराम मिलता है। उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया होगा एज अ रिज़ल्ट कि ये सर्दी खांसी की दवाई है, बुखार की दवाई है। अभी आप इसको 1 पे 2
ठीक है, 10 लोगों पे आपने किया, आपने कहा कि सर्दी खांसी की दवाई है, मान लो वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है, कोई और खा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि सूट करने के ऊपर रहता, वो एक अलग है, लेकिन इन जनरल वो अगर किसी को भी दी जा रही है तो उस पर्पज़ से दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही आपका स्टडी होता है, इस केस स्टडीज़ होते हैं कि अगर आप किसी पे केस स्टडी कर रहे हो तो वो जनरलाइज्ड हो जाए, मतलब ऐसे आपको आउटपुट इंसाइट्स निकालने हैं कि वो सब पे एप्लीकेबल हो, हर उस सिचुएशन पे जो आपके वाले केस की सिचुएशन है। फिर क्या आता है, रिव्यू द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट प्राइवेसी, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस पे भी रिसर्च कर रहे हो, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो किसी को भी सेल आउट करना या अपने से दूसरे मतलब फाइनेंशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना, उसके ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। डेटा को हमेशा प्राइवेट रखा जाता है, चाहे वो एज अ काउंसलर हो, एज अ गाइड हो, एज अ साइकोलॉजिस्ट हो। आपका डेटा आप किसी से के भी साथ शेयर नहीं कर सकते, ये एथिक्स होते हैं। काउंसलिंग इंटरव्यू भी एक मेथड है, जैसे हमने अभी केस स्टडी मेथड पढ़ी वैसे ही होती है काउंसलिंग इंटरव्यू। ठीक है, काउंसलिंग इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है। देखो नॉर्मल इंटरव्यू जैसे होता है ना कि एक इंटरव्यू ही होता है और एक इंटरव्यूअर होता है, तो इंटरव्यू क्या करता है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है, तो वो हम एक बात करना ही होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। वो लोग कुछ भी बैठ के तो बातें नहीं करते, है ना, फिक्स होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। उसी तरह जो काउंसलिंग इंटरव्यू होता है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है काउंसलर और गाइड के बीच में। काय के लिए, ऐसा नहीं कि लोग बैठ कर कुछ भी बकवास बातें करेंगे 2 घंटे, वो एक डायरेक्टिव अप्रोच होती है। उसको मकसद जो होता है, जो एम होता है, वो जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना, क्लाइंट की ग्रोथ के लिए होता है वो। ये जो रहता है ये एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, एक कॉन्फिडेंशियल यानी ट्रस्ट वर्दी जहाँ वो भरोसा कर पाए, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर पाए, ठीक है, और उसकी पर्सनल ग्रोथ हो पाए। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग इंटरव्यू की फाउंडेशन में आती है। अब अगर हम देखें कि सक्सेसफुल काउंसलिंग इंटरव्यू के स्टेजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो रैपो एस्टेब्लिश करना और ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो जो आपका क्लाइंट है वो आपके साथ में कोई भी बातें शेयर नहीं करेगा, राइट। कोई भी अगर आपको डीप में चीज़ें बताना है तो वो हिचकिचाएगा क्योंकि आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो रैपो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने और क्लाइंट के बीच में एक रैपो एस्टेब्लिश करें, एक भरोसेमंद एनवायरनमेंट क्रिएट करें। फिर होता है आइडेंटिफाइंग क्लैरिटी। फिर उसके बाद हमको ये पता लगाना है कि क्लाइंट का जो गोल है वो क्या है, मकसद क्या है, वो किस इशू को लेकर परेशान है या वो क्यों आपके पास आया है। तो उसको जब आप उससे बात करोगे, जब आप उसकी बात एक्टिवली सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, कंसर्न क्या है। फिर आता है जो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव और बिलीव है। मान लो एक क्लाइंट आया है आपके पास में, उसका बिलीव है कि उसकी फैमिली उससे एंटी मतलब हमेशा उसके विरोध में रहती है। उसने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए जिससे ये साबित भी होता है कि उसकी जो फैमिली है उससे उसके विरोध में रहती है। लेकिन ये सच है कि नहीं, ये आपको ऑब्ज़र्व करना है, असेसमेंट लेना है, और क्लाइंट से बातों के दौरान आपको पता लगाना है कि ये जो उसका बिलीव है वो कितना सच है, और उस बिलीव को धीरे धीरे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है ना। बिलीव चैलेंज का मतलब क्या होता है, जो क्लाइंट के जो नेगेटिव बिलीव्स रहते हैं उनको धीरे धीरे चेंज करना। उसके बाद एक्शन प्लान डेवलप करना, स्ट्रैटेजी डेवलप करना, है ना। पूरा एक आपको काउंसलिंग प्लान बनाना होता है। इसमें आपके टाइम बाउंड गोल रहते हैं, जो आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, टेक्निक्स बनाई हैं, असेसमेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, क्या कैसे चीज़ों को आगे प्रोसीड करना, वो सारे प्लान उसमें बनाए रहते हैं। कैसे आपको एक एक करके इस टेक्निक अप्लाई करना है, उससे क्या चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फीडबैक्स लेना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बीच बीच में देखना है कि ज़रूरी नहीं आपने एक जो प्लान बना दिया वो उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है, बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपने जो टेक्निक बनाई हो वो काम ही ना कर रही हो तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा।
या वो आपका क्लाइंट कर ही ना पा रहा हो, है ना, तो आपको फीडबैक लेना है कि वो सही है कि नहीं है, बस उसमें चेंजेस करने हैं। अभी हम देखते हैं कि बहुत जो इंटरव्यू रहता है उसके एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड रेपो, ये हमने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो क्लाइंट है वो ट्रस्ट कर पाए, है ना, ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो शेयर कर पाए। रेपो एस्टेब्लिशमेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने क्लाइंट को जज कर रहे हो तो फिर वो आपसे कोई भी बातें शेयर करना नहीं चाहेगा। उसको अगर आप मतलब जैसे अभी मैंने प्रीवियसली एग्जांपल लिया, अगर वो बोल रहा है कि उसकी फैमिली उसका सपोर्ट नहीं करती और अगर आप उसको जज करोगे यार ये कैसा है, अपनी फैमिली के बारे में बुरा भला सोचते, तो आप उसकी प्रॉब्लम हल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सामने वाले की भावनाओं की कदर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सामने वाला किसी इमोशंस को बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहा हो सकता है आपके लिए वो बात छोटी सी हो लेकिन सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो, तो आपका भावनात्मक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक्टिव लिसनर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना आपको चाहिए ताकि आप कन्वर्सेशन में डीप में जा पाओ, राइट। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ, तो आपने ये कैसे किया, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब जहाँ बात क्लोज हो जाए, मतलब अच्छा ठीक है चलो अच्छा, बस अच्छा तो बस इतना ही था, अच्छा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना है कि सामने वाला बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे। ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि वो कन्वर्सेशन में और डीप में जाए, है ना। आपको ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है, मतलब आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्ज़र्व करना है। कई बार लोग जो बोलते हैं उनकी बॉडी कुछ और बोलती है ना, मतलब उनके एक्सप्रेशंस कुछ और बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है, तो ये सब ऑब्ज़र्व करना भी आपका काम है। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना और क्लाइंट की बाउंड्री, ऐसा नहीं कि सामने वाला का दुखी है तो आप जाके उसको गले लगा लो। एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना ज़रूरी है। या हो सकता है आपको उसकी बातों पे गुस्सा आ रहा हो तो आप उसको चिल्ला दो, मार दो, ऐसे नहीं करते। ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है क्योंकि आप प्रोफेशनल हो। आपको सारे उसके इमोशंस, सारी बातें सुननी है, ध्यान से समझनी है और आपको वो बाउंड्रीज़ भी मेंटेन करके रखनी है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।